गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने भूगोल का विषय लेकर आया हूँ। इसमें हम 5वें पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। पाठ का नाम है वायुमंडल। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक आवरण होता है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो सौर परिवार के ग्रहों में भी अनोखी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। इसका कारण है जल द्रव अवस्था में उपलब्ध है। सूर्य से उचित दूरी पर होने के कारण उचित मात्रा में ताप मिलता है और यही पृथ्वी हमारी जीवनदायिनी गैसों से युक्त इसके चारों तरफ वायुमंडल होता है। अगर ये वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह ही अब ये वायुमंडल क्या है, चलिए इस बात को जानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का मिश्रण है। उसका एक आवरण है, घेरा। इसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है? आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर इससे आकर्षण शक्ति वायु की इन गैसों को आकर्षित करती है और वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए रखती है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसके क्या लाभ हैं? नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है, जिससे पौधे वातावरण से सीधे ग्रहण नहीं करते, बल्कि मिट्टी व पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा लेते हैं। दूसरे, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। सोचो, अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन होती तो क्या होता? तो होता ये कि आग लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती। अब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते। इसी तरह पेड़ पौधे भोजन के निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड और उनके विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल के कण भी पाते हैं। धूल के कण जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है और बादल बनते हैं। वर्षा, कोहरा, बादल इन्हीं के कारण होते हैं। सोचकर लिखिए कि किस मौसम में वायु में धूल के कण अधिक होते हैं और क्यों। जलवाष्प की मात्रा वायु में किस मौसम में सबसे ज़्यादा होती है और क्यों। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन न होती तो क्या होता। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इन्हें 5 परतों में बांटा जा सकता है। ये हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल। क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? इन सब प्रश्नों के हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पाठ को पूरा कर लेते हैं।
वायु नीचे की परत क्षोभ मंडल होती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक हो जाती है। ये वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल के ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आ जाती है। इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आप मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली चमकना आदि सब देखते होंगे। ये सभी घटना इसी क्षोभ मंडल में वाले सभी जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण होता है। समताप मंडल में ओजोन की परत जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल में उल्कापात मतलब टूटते तारे की घटना होती है। आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं। इससे हमें रेडियो और टेलीविज़न का प्रसारण सुनाई देता है। वायुमंडल बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जिसमें हाइड्रोजन। वायुमंडल के तत्व वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, पवन, वायुदाब, वर्षा और आर्द्रता होते हैं। आप चित्र पे देख सकते हैं कि धरातल पर तापमान का वितरण किस प्रकार किया गया है। वायुमंडल और पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है। इसे सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्यातप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पतले धरातल को गर्म कर देती हैं। फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देता है। वायु गर्म होकर ऊपर जाती है और वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म गैस होता है, नीचे से गर्म होता है। अतः वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतः तापमान अधिक होता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता जाता है। इसलिए हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर आहट, ऊष्मा या ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान नापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसे थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। तापमापी। वायुदाब। वायु जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। इसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर अपने भार द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब या वायुभार कहते हैं। वायुदाब से बैरोमीटर कहते हैं। नाप की इकाई मिलीबार होती है। धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं है। दाब के वितरण में लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धरातल से ऊपर आने पर वायु का दाब कम होता चला जाता है। वायु का घनत्व निचली परतों में अधिक होता है क्योंकि वायु की निचली परत में भारी गैसें पाई जाती हैं। इसके विपरीत ऊपरी परतों में वायु विरल होकर फैल जाती है। इसलिए ऊंचाई के साथ दाब और घनत्व दोनों कम हो जाते हैं। धरातलीय क्षैतिज वितरण। वायुमंडल के दबाव के कारण अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं। विश्व निम्न वायुदाब पेटी।
भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ की हवा और गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती है और वायु की कमी के कारण वायु का दबाव कम हो जाता है। इस कम दबाव वाली पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। उपोष्ण या उच्च दाब पेटी के दोनों ओर 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांश के बीच में होती है। यहाँ तापमान भी ध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने से वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। सामान्यतः वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम, और जब तापमान कम होता है तो वायुदाब ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब थर्मामीटर ऊंचा हो तो बैरोमीटर नीचा, और थर्मामीटर नीचा हो तो बैरोमीटर ऊंचा होता है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यह पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव और उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र को ओर चली जाती है, जिससे इस क्षेत्र की वायु विरल हो जाती है। यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि तापमान भी यहाँ कम होता है। ध्रुवीय उच्च ताप पेटी, यह पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 डिग्री तक पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सूर्य पर तिरछी पड़ती हैं। अतः तापमान स्थायी रूप से बहुत कम रहता है, इसलिए ध्रुवों पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा होता है। जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण होता है। जो सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो कहीं भी थोड़ी सी नमी होती है तो ये वाष्प में बदल जाती है और यह वाष्प वायुमंडल में आ जाती है। जब ताप घटने पर जलवाष्प जल में परिवर्तित होती है तो इसे संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन। सारा ओस, पाला, कोहरा, बादल और वर्षा होती है। खुली स्वच्छ हवा में वायुमंडलीय जलवाष्प का लगातार संघनन होने पर होती है। जब ये भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं, और जब ये बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो उन्हें वर्षा कहा जाता है। लेकिन जब ये हिमकणों के रूप में मिलते हैं तो इन्हें हिमपात कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता नापने वाले यंत्र को आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं, हाइग्रोमीटर। आपने कभी ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है, तभी अचानक वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लग जाते हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाता है और तेज धूप चमकने लगती है। इस प्रकार पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। यह दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। इसके विपरीत लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। इस प्रकार मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है, तो जलवायु दीर्घकालिक अवस्था का बोध। यही इस पाठ के विषय में था। इसमें कुछ प्रश्न भी गए हैं, चित्र दिया था। तो इसको देखकर आपको बताना है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 15 किलोमीटर है। समताप मंडल किन किन परतों का बना होता है?
किन किन परतों के बीच है? ये मध्यमंडल और क्षोभ मंडल के बीच में होता है। समताप मंडल और की औसत 50 किलोमीटर होती है। कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? ये बाह्य मंडल में स्थापित किए जाते हैं। मध्य मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है? यह 100 किलोमीटर तक होता है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं? सबका प्रतिशत भी लिखिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इसके अलावा 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? वायुमंडल का हमारे लिए बहुत महत्व है। जैसे इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए काम आती हैं, इसमें पेड़ पौधों का विकास होता है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं। वायुमंडल के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं जिससे बारिश होती है। वायुमंडल की एक परत ओजोन है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। अब वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। वायु दाब किसे कहते हैं? वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी पर वायु दाब की 4 मुख्य पेटियां हैं: विषुवतीय भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। संघनन किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से रूप हैं? ताप घटने पर वायु का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। इसके रूप है ओस, पाला, कोहरा, बादल, वर्षा आदि। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, वर्षा और हवा आदि स्थितियों के परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। यह कम समय का बोध कराता है, जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसम की दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। ये दीर्घकालीन अवस्था को बताता है। सही और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाएं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। सही। धरातल से 15 किलोमीटर ऊपर महत्वपूर्ण है। सही। गैसों के अलावा वायुमंडल में कुछ नहीं पाया जाता। ये गलत है। वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। यह भी गलत है। सिर्फ 21% पाई जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मौसम संबंधी दशाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। वायुदाब बैरोमीटर से नापते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। तापमान तापमापी या थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। सही जोड़े। ऑक्सीजन श्वसन, डिग्री सेल्सियस तापमान, मिलीबार वायु। यही आपका पाठ था। इसमें मैंने आपको प्रश्नोत्तर भी करा दिए हैं, सारी लेसन एक्सरसाइज भी करा दी हैं। इसकी PDF भी मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, जो आपके लिए सहायक हो जाएगी। आपका दिन शुभ रहे। इस मनोकामना के साथ मैं अब प्रस्थान करता हूँ।